Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we are reading the Indian sociological thought, so in which we had studied different Indian sociologists, and today we are going to start the last unit, that's the Marxian approach by A.R. Desai. तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मार्क्स अप्रोच को हम अंडरस्टैंड करेंगे इंडियन सोसाइटी में। उससे पहले इस यूनिट में ये टाइटल दिया गया है मार्क्स अप्रोच बाय A.R. देसाई। तो अंडरस्टैंडिंग मार्क्स एंड अप्रोच इन इंडियन सोसाइटी में हम आज देखेंगे कि मार्क्स अप्रोच को इंडियन सोसाइटी में कैसे यूज़ किया गया, कैसे अप्लाई किया गया और कैसे अंडरस्टैंड किया गया, उसको हम समझेंगे। एंड देन आफ्टर हम समझेंगे कि A.R. देसाई का मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या था, क्योंकि अगर आपको पहले ये अंडरस्टैंड नहीं होगा कि मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडियन सोसाइटी को कैसे समझता है। वहाँ हमने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा मार्क्स मेथोडोलॉजी को, आपने पढ़ा होगा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स को कि उसने क्या कहा, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडियन सोसाइटी को कैसे समझता है वो आपको पहले समझना होगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ A.R. देसाईज मार्क्सिस्ट अप्रोच। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसका नाम ही है सोशियोलॉजी बाय आदिल सर, और इसको शेयर भी कीजिए जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनके टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं या जो सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट के लिए। इसमें बहुत सारे 3 प्ले लिस्ट्स है, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी भी अवेलेबल है इसका, और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस बोथ जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ जो सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ हर किसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जो टेलीग्राम की लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इस हर किसी वीडियो लेक्चर का PDF मटेरियल चाहिए तो वीडियो लेक्चर के साथ साथ ही मैं वो शेयर वहाँ करता हूँ, फिर मैं दोबारा से वो शेयर नहीं करता हूँ। अगर आप ग्रुप में नहीं होंगे तो वो फिर आप पॉसिबल नहीं है आपको वो PDF मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और साथ साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्पेशली कुछ अच्छे कमेंट्स भी कीजिए अगर आपको कुछ इस वीडियो लेक्चर से सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम पहले मार्क्सिस्ट अप्रोच को, ठीक है। सो इंडियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, जो इंडिया के स्कॉलर्स थे, यानी जो इंडिया के स्कॉलर्स थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे, यानी जो कहते थे कि अगर इंडियन सोसाइटी को समझना है तो मार्क्सिस्ट अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। मार्क्स के आइडियाज़ से इंडियन सोसाइटी को समझना है, मार्क्स के आइडियाज़ को यूज़ करना और इंडियन सोसाइटी को समझना है, ठीक है। यूज़ द बेसिक एजम्पशन ऑफ मार्क्स एनालिसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन सोसाइटी। इन इंडिया दिस व्यू आल्सो फाउंड फेवर एमंग द नेशनलिस्ट। लेकिन ये डेवलप कैसे हुआ, यहाँ थोड़ा वो बैकग्राउंड देखेंगे। जो ये व्यू थी मार्क्सिस्ट अप्रोच, इसको आल्सो फाउंड फेवर एमंग द नेशनलिस्ट लीडर। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स हम किनको कहते हैं, जब 1947 चल रहा था, आज़ादी से पहले जो लीडर्स ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को आज़ाद करने के लिए, तो उनको हम नेशनलिस्ट लीडर्स बोल रहे थे, जिन्होंने उस टाइम नेशन का कंसेप्ट दिया था। इंडिया एक नेशन है, इसको आज़ादी दे दो, हमें आज़ादी दे दो, हम एक सॉवरेन मुल्क है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट लीडर्स। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, तो ये व्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडियन सोसाइटी में लाया किसने? उन नेशनलिस्ट लीडर्स ने। क्यों नेशनलिस्ट लीडर्स ने? जिन्होंने इंडिया के लिए फाइट किया था, कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट किया था। कब? आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। जब रशियन रेवोल्यूशन आया था। नाउ द पॉइंट इज, अब आप बोलोगे सर व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन क्या था? रशियन रेवोल्यूशन आपको सिंपल याद रखना है दिमाग में, जब भी आप रशियन रेवोल्यूशन वर्ड देखो तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो आया था दुनिया में, ठीक है। सर कब आया था? 1970 में ये आया था, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन कब आया था? 1970 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये एक वो टाइम था जब रशिया में पॉलिटिकल सोशल चेंजेस आई रशिया में, यानी वहाँ उससे पहले क्या था? वहाँ उससे पहले मोनार्की सिस्टम था, वहाँ हेड था, ठीक है, बादशाह था। तो उसको चेंज किया गया, उसको उतारा गया, और वहाँ रशिया ने फिर क्या लाया? वहाँ रशिया ने फिर सोशलिस्ट सिस्टम लाया, जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट सिस्टम, यानी जिसको हम कम्युनिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। फिर वहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम आया था। मार्क्स ने जो कहा था वो निज़ाम वहाँ पे आया, वो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे आया जो मार्क्स ने दिया था, ठीक है। उसको बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो इंडियन सोसाइटी में रशियन कब आया?
मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडियन सोसाइटी में आया। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को फेवर किया था, उनको लगा कि ये चीज़ जो है रशियन रेवोल्यूशन के बाद कि मार्क्सिस्ट अप्रोच एक अच्छी चीज़ है। जब क्या आया था, रशियन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। दिस न्यू लीडरशिप फेवर्ड दिस अप्रोच विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो इन चीज़ों को ये लोग फॉलो, जैसे हमारे पंडित नेहरू है, वो सबसे मतलब रशिया के साथ उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, और उन्होंने फिर उसी तर्ज पे जो आपको जेएनयू मिल रही है आज, जेएनयू को एक सेटअप में लाया कि जेएनयू जो है उसको हम बोलते हैं वो एक लेफ्टिस्ट आइडियालॉजी की एक हब है, तो उस सेटअप पे उन्होंने जेएनयू को फिर यहाँ फाउंड किया गया था, ठीक है। तो लीडरशिप दिस अप्रोच फेवर तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान आया, बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन आज़ादी से पहले दिस परस्पेक्टिव वाज यूज्ड। उससे पहले भी, उससे आज़ादी से पहले ये परस्पेक्टिव, मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव किसने यूज़ किया था? डीपी मुखर्जी, ये याद रखना। डीपी मुखर्जी ने पहले मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ किया था इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। समझ आई बात? हु कंबाइनड इट विद, लेकिन इसने इसको कंबाइन किया था किसके साथ? इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंडोलॉजी आपको पता है, स्टडी ऑफ द जो सैक्रेड टेक्स्ट्स हैं, पुराने बुक्स को स्टडी करना, कि अगर आपको इंडियन सोसाइटी समझनी है तो आपको वेदास, पुराणास, जो भी पुराने टेक्स्ट्स हैं उनको, उनके थ्रू समझना है इंडियन सोसाइटी को, उसको हम बोलते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन इसने मार्क्सिस्ट अप्रोच को किसके साथ कंबाइन किया? इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। क्यों? टू डेवलप ए मार्क्सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू एनालाइज सोशल चेंज। मार्क्सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाया इसने। अब मार्क्सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? मार्क्सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब होता है जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम पुराने टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, उसके साथ साथ हम उसका प्लस करते हैं। किसके साथ? उसका प्लस हम उसमें डालते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। इन दोनों को हम बोलते हैं मार्क्सोलॉजिकल अप्रोच। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं सोशियोलॉजी के, उससे यू कांट बिलीव कि जब मैंने ये पहले ये ऑब्जेक्टिव देखा था नेट के एग्जाम में, मैंने उसको गलत किया था, क्योंकि उस टाइम मुझे भी पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं था और ना ही मैंने खुद पढ़ा था तब तक, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि मार्क्सोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, जहां हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं, मार्क्स अप्रोच प्लस इंडोलॉजिकल अप्रोच को बोलो मार्क्सोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ यानी कि मार्क्स का अप्रोच इंडियन सोसाइटी में किस तरह से स्टार्ट हुआ। अब द रशियन रेवोल्यूशन, नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसको यहाँ लाया। उससे पहले डीपी मुखर्जी ने इसको यूज किया था, लेकिन उसने उसको मिक्स किया था किसके? इंडोलॉजिकल अप्रोच के साथ। सिंपल। चलिए नाउ अब एआर डेसाई का हमारा यहां आता है कि एआर डेसाई पॉइंट द यूज ऑफ दिस अप्रोच दिस परस्पेक्टिव सिंस 1940। तो एआर डेसाई ने ही इस परस्पेक्टिव को यूज किया था। कब किया था? 1940s में, ठीक है। एंड इट इज बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइड इन द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एआर डेसाई की एक बुक है जो बहुत ही मतलब क्या है, जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम ही है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये बुक आपको हर किसी एग्जाम में मिलेगी कि ये बुक किसने लिखी है। 1946 इसने इसमें सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडिया का जो नेशनलिज्म था, इंडिया का जो फ्रीडम से स्ट्रगल थी, इंडिया का जो आइडिया था नेशन, अपना नेशन, ठीक है, अपनी सॉवरेनिटी, अपने लोग, अपनी बाउंड्री, वो कैसे बना, वो बुक जो लिखी है एआर डेसाई ने, उसका नाम ही है सोशल बैक। उसका बैकग्राउंड क्या था नेशनलिज्म का, बैकग्राउंड उसका क्या था, वो किसने लिखा है? एआर डेसाई ने। उस बुक का नाम ही उसने रखा सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 1946। हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव कुड नॉट बिकेम वेरी पॉपुलर। लेकिन ये पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी में पॉपुलर नहीं हो पाया। क्यों? फेमस नहीं हो पाया। बिकॉज क्यों? फर्स्ट क्यों? बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्ट्रिक्ट अपोजिट टू मार्क्स थॉट। क्योंकि आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश की यहाँ गवर्नमेंट थी वो अपोजिट थे किसके? मार्क्स के थॉट को। वो लोग अपोजिट क्यों थे? क्योंकि आपने बार बार सुना होगा इंडिया यहाँ, ब्रिटिशर्स यहाँ किसके लिए आए थे? ट्रेड मतलब इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मतलब मार्क्स हमेशा किसके खिलाफ है? मार्क्स का अप्रोच है वो हमेशा कैपिटलिस्ट्स के खिलाफ। कैपिटलिस्ट्स कौन होते हैं? यही जिनकी इंडस्ट्री, ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री, जिनके इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े लोग। मार्क्स कहता है कि ये लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको एज ए रिसोर्स यूज करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सिंपली था कि ब्रिटिशर्स उसके अपोजिट होंगे। तो ये थॉट जो है वो इंडिया में ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया। कौन सा? मार्क्सोलॉजिकल अप्रोच। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इसके खिलाफ थे। सेकंड, दूसरा क्या था? आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू द यूफोरिया जनरेटेड बाय द वेलफेयर स्टेट। और मार्क्स का आइडिया सेकंड वजह से यहां ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि जब इंडिया आजाद हो गया उसने क्या कंसेप्ट लिया? वेलफेयर स्टेट। नाउ द पॉइंट इज सर, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जो वो स्टेट जो प्रोटेक्ट करेगा अपने लोगों को।
किससे? एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाएगा, यानी लेबर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, जो मार्क्स का मेन आइडिया था कि बड़े लोग जो कैपिटलिस्ट है वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। तो यहाँ वेलफेयर स्टेट था। वेलफेयर स्टेट का मतलब होती है स्टेट प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा, या जिनको हम बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड, जो लोग गरीब हैं उनका स्टेट ख्याल रखेगा, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा और साथ साथ उनको वेलफेयर मेजर्स देगा। वेलफेयर मेजर्स मतलब उनके फ्री एजुकेशन देगा, फ्री मेडिसिन होगा जो हमारे स्टेट में ऑलरेडी है, फ्री एजुकेशन अप टू 14 हेल्थ जो फ्री मतलब कुछ सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट की वजह से भी क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी में मार्क्सिस्ट अप्रोच ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया, ठीक है। सो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाज गिवन ए पास। ये कब फिर तेजी से बढ़ा, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच पॉपुलर कब हुआ? दिस पर्सपेक्टिव बिकेम पॉपुलर कब हुआ? ड्यूरिंग द इवेंटफुल ऑफ 1970। फिर 1970 के बाद ये ज्यादा फ्लरिश हुआ यहाँ इंडियन सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में लोग इसको यानी सोशलॉजिस्ट इसको यूज करने लगे, पढ़ने लगे, और सोशलॉजिस्ट इस अप्रोच से इंडियन सोसाइटी को समझने लगे। कब? 1970। आफ्टर एन आर्टिकल, जब एक आर्टिकल हुआ रिटन बाय द ए.आर. देसाई, ये ए.आर. देसाई ने लिखा था, इसका नाम ही था टाइटल रेलेवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। मार्क्सिस्ट अप्रोच की क्या रेलेवेंस है, क्या उसकी क्या रेलेवेंस है इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अगर हम इंडियन सोसाइटी को मार्क्सिस्ट अप्रोच से पढ़ेंगे उसकी क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, या आउटडेटेड है, या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इट वॉज ऑन द अकाउंट ऑफ टू रीजन, दो रीजन इसमें दिए थे देसाई ने। उसने क्या कहा 2 डेकेड्स ऑफ द प्लानिंग तो को 2 डेकेड्स हो गए। डेकेड्स आपको पता है बहुत सारा टाइम, जब कुछ 5 या 6 या 7 साल हो जाते हैं या 9 साल हो जाते हैं। द डेकेड्स ऑफ प्लानिंग वॉज अनसक्सेसफुल इन मीटिंग द एस्पायरेशन ऑफ पीपल। इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो इंडिया ने क्या फॉलो किया? इंडिया ने कहा अपने डेवलपमेंट के लिए हम प्लानिंग फॉलो करेंगे। प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान, आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स वालों को पता होगा। 5 ईयर प्लान में हम क्या करेंगे, हम करोड़ों का एग्जाम्पल, हम 10 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो इंडियन सोसाइटी डेवलप होगी। तो यही प्लान 5 साल बाद होते थे। अगर आपको अभी पता होगा, अभी इसको चेंज किया गया था, अब नीति आयोग लाया गया है इसके लिए। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने नीति आयोग में इसको चेंज किया, प्लानिंग कमीशन को। तो इंडिया ने 1952 में एक कमीशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। वो क्या करेगा, वो इंडिया में 5 साल तक प्लानिंग करेगा। क्या हम इंडस्ट्रीज में पैसा लगाएंगे या एग्रीकल्चर में पैसा लगाएंगे, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इंडिया इसने जो कहा कि जो 2 डेकेड्स ऑफ जो प्लानिंग हुई थी वाज अनसक्सेसफुल, वो अनसक्सेसफुल हो गई। किसमें? इन मीटिंग द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। उस चीज को फुलफिल करने में जो लोग चाहते थे कि उनका डेवलपमेंट हो जाए, जो पोवर्टी थी, ठीक है, जो लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे थे। इंडिया में हेल्थ की प्रॉब्लम थी, एजुकेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया था। तो उसके बाद जो आज़ादी के बाद जो प्लानिंग कमीशन लाया गया, उसने कहा वो फेल हो गया। किसने कहा? ए.आर. देसाई ने। किस में? रेलेवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच। उसने कहा प्लानिंग कमीशन उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाया, लोगों के एस्पिरेशंस को, एंड देयर फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्ड। जो अभी भी प्रॉब्लम है इंडिया में, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ज़्यादा है, लोगों के घर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो अभी भी वो प्रॉब्लम्स वही है। डिस्पाइट कि इंडिया ने प्लानिंग कमीशन किया, प्लानिंग की डेकेड्स की से, इट वॉज फेल्ट दैट देयर वॉज सम डिफिशिएंसी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसने कहा उसमें ए.आर. देसाई ने कि इसका मतलब है यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डेफिशिएंसी है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी को इंटरप्रेट करने में, इंडियन सोसाइटी को समझने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जब तक आप इंडियन सोसाइटी को नहीं समझोगे तो तब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो सोल्यूशन लाया था प्लानिंग कमीशन, वो फेल हो गया। इसका मतलब है इंडियन सोसाइटी को समझने में ही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना होगा? आपको रेलेवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट, आपको मार्क्सिस्ट अप्रोच से इंडियन सोसाइटी को समझना होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप कोई सोल्यूशन ला सकते हैं इन सोशल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। Second, initially it was felt that the academic perspectives had just provide input for planning. इसने कहा देसाई ने कहा जो आपके एकेडमिक परस्पेक्टिव्स हैं, इन्हीं को जो हम एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, एजुकेशन में पढ़ते हैं, फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न परस्पेक्टिव है, ठीक है, पेट्रियार्किकल जैसे फेमिनिज्म एक परस्पेक्टिव है, मार्क्सिस्ट एक परस्पेक्टिव है, ठीक है। तो ये परस्पेक्टिव है जस्ट प्रोवाइड द इनपुट्स ऑफ प्लानिंग। इसने आपको इनपुट दिया कि आप प्लानिंग कीजिए, रादर देन सजेस्टिंग आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स। आपके पास आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स नहीं है, लाइक मार्क्सिस्ट एक आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव, आप कैसे चीज़ों को कौन सी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो।
आफ्टर 97 द होल कंसेप्शन ऑफ प्लानिंग केम अंडर सीरियस डाउट। तो 1970 के बाद जब मार्क्सिस्ट एआरडीएसआई आया तो जो प्लानिंग थी, जो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग था कि प्लानिंग से इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उसमें क्या हुआ, सीरियस डाउट्स, उसमें सीरियस डाउट्स हो गए। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्लानिंग कमीशन को लाया गया था वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, फॉर इट इज अपियरेंट फेलियर, क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन फेल हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से जब एआरडीएसआई ने इन चीजों को हाईलाइट किया मार्क्सिस्ट अप्रोच में, रेलिवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंडियन सोसाइटी, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच फेमस होने लगा। कब? 1970। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। लेकिन ये मैंने आपको रेलिवेंस बताया, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत कि मार्क्सिस्ट अप्रोच कैसे आया, इंडिपेंडेंस के बाद आया, सॉरी इंडिपेंडेंस से पहले आया जब नेशनलिस्ट लीडर्स थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया दो चीज़ों की वजह से। एक, पॉइंट नंबर 1 जो आपको मैंने पहले ही बताया, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अगेंस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच थे। दूसरा मैंने आपको बताया इंडिया ने वेलफेयर स्टेट बनाया। फिर मैंने आपको बताया फिर AR देसाई आया, उसने रेलिवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच लिखा, उसकी वजह से मार्क्सिस्ट, उसने प्लानिंग कमीशन को टारगेट किया उसमें कि ये फेल हो गया। तो क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं पाए लोग, इन्होंने ऐसे ही प्लानिंग डेवलप की। तो उसने उस क्रिटिसिज्म को जब फ्रंट लाइन पे लाया तो मार्क्सिस्ट अप्रोच 1970 में क्या आ गया, थोड़ा फेमस होने लगा। सोशलिस्ट, सोशल साइंस वालों ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए यूज किया। ठीक है, नाउ लेकिन द पॉइंट इज, अब आप बोलोगे सर मार्क्सिस्ट अप्रोच ने इंडियन सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड किया, वो हमें बता दीजिए, वो हम देखेंगे। इसलिए हमने कहा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडियन सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड करता है वो हम देखेंगे। The Marxist approach understands society in terms of the process of historical developments in the dialectical materialist terms. मार्क्सिस्ट अप्रोच कैसे सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है? मार्क्सिस्ट अप्रोच देखता है कि इंडियन सोसाइटी अगर डेवलप हो गई, पहले एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी आई एंशियंट से मिडिवल, मिडिवल से मॉडर्न। जो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट है वो सोसाइटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? देखिए, वो कहते हैं सोसाइटी जो चेंज होती है ये खाली होती है मटेरियल की वजह से। मटेरियल, आई बात समझ? सर मटेरियल मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब पैसा, मतलब मनी। आई बात समझ में? कि इस टाइम पे मटेरियल कैसा था, जब मटेरियल चेंज होता है तो वो ही सोसाइटी को चेंज करता है। सिंपल कंसेप्ट, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बता सकता। जैसे अगर आपने सुना होगा, मार्क्स ने कहा पहले सोसाइटी प्रिमिटिव थी, उसके बाद स्लेवरी जिसको हम एंशिएंट सोसाइटी, उसके बाद आया फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के बाद आया कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के बाद आया सोशलिज्म। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या थी, वहां जो प्रॉपर्टी थी, यानी वहां जो मटेरियल था, जो जमीन थी, वो सबकी थी, यानी सब उसमें उगाते थे, सब बनाते थे। वहां ना किसी की जमीन थी, ना किसी का कब्जा था किसी भी चीज पे, यानी मटेरियल पे किसी का कब्जा नहीं था। सब लोग जहां खुश होता था वहां रहते थे। तो वहां क्या था, वहां क्लास लेस सोसाइटी थी, वहां लोग क्लास लेस थे, क्योंकि जो मटेरियल था वो किसी का नहीं था, वो सबका था, एज ए होल सब लोगों का था। ठीक है, उसने कहा फिर उसके बाद एक स्टेज आया जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी, फ्यूडल स्लेवरी स्टेज आया। ठीक है, या एंशिएंट सोसाइटी। फिर मार्क्स ने कहा लोगों ने क्या किया, लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया। कब्जा मतलब ये, इसने बोला ये मेरा साइड है, ये वाला मेरा साइड है, जिसको मार्क्स बोलता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ये मेरी है, ये इसकी है, ये उसकी है। तो मटेरियल जो था वो कॉमनली ओन था, वो किस में चेंज होगा, वो इंडिविजुअल्स में चेंज होगा। अब इंडिविजुअल्स ने इस पे कब्जा किया, इसने कहा ये मेरा है, इसने कहा ये मेरा है। तो मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स ने जैसे उसने कहा कि पहले कौन सा स्टेज हमने बोला, पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, हाँ ठीक है, स्लेवरी आई, फिर उसके बाद जिसको एंशिएंट सोसाइटी भी बोलते, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर क्या आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आएगा। ठीक है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म लास्ट में आएगा। तो उसने कहा यहाँ क्या था, यहाँ लैंड सबकी थी, कॉमनली ओन थी, किसी की नहीं थी, सबकी थी। फिर जब स्लेवरी स्टेज आया जिसको हम एंशिएंट सोसाइटी भी बोलते हैं, यहाँ लोगों ने कब्जा किया, इसने इस वाले साइड पे कहा ये मेरी है, इसने कहा, इंडिविजुअल ने कहा मेरी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो कॉमनली ओन जो मटेरियल था वो किस में चेंज हो गया, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। और जिसके पास ज्यादा लैंड आ गई वो क्या बन गया, वो यहीं पे क्लासेस बन गए, ये रिच बन गया। और जिसने ज्यादा कम जमीन पे जिसका कब्जा हो गया, उसके पास कम आ गया, वो पुअर बन गया। को क्लासेस भी डेवलप हो गए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो
फिर मार्क्स ने कहा फिर फ्यूडलिज्म आए, जिनके पास ज्यादा लैंड थी वो लैंडलॉर्ड्स हो गए, जिनके पास कम थी वो इनके पास जाते थे जमीनों में, फिर वहां भी दो क्लासेस आ गए, मास्टर्स एंड स्लेव्स, ठीक है। फिर मार्क्स ने कहा फिर दुनिया में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज अब कौन डालेगा? जिसके पास लैंड ज्यादा है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो उसके पास इंडस्ट्रीज आई, जिसके पास नहीं है तो वो वहां क्या बनेगा? वो लेबर बनेगा उधर। फिर मार्क्स ने कहा फिर क्या आएगा लास्ट में? फिर ये लेबर्स रेवोल्यूशन लाएंगे, इन कैपिटलिस्ट्स को खत्म करेंगे जो रशियन रेवोल्यूशन में हुआ था, और फिर क्या आएगा? फिर कम्युनिज्म आएगा, सोशलिज्म, जहां क्लासलेस सोसाइटी होगी, प्रॉपर्टी सबकी होगी, वो स्टेट के अंदर रहेगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि सोसाइटी, मार्क्स ने कहा सोसाइटी चेंज हो रही है, कहां से? प्रिमिटिव से, ठीक है, प्रिमिटिव से स्लेवरी या एंशिएंट सोसाइटी, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म है, फिर सोशलिज्म है। लेकिन चेंज किसकी वजह से हो रही है? चेंज एक ही वजह से हो रही है, जिसको हम बोलते हैं मेटीरियल, जिसको हम मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल क्या था? यहां जमीन थी, फिर जमीन धीरे धीरे फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, यानी जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जिसके पास जितनी मुनी होगी, ठीक है। तो मार्क्स कहता है सोसाइटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ द मेटीरियलिस्टिक टेम्परामेंट। बात आई समझ? बिकॉज ऑफ द मेटीरियल। तो यहां पे आप समझेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच अंडरस्टैंड सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द डायलेक्टिकल मटेरियलिस्टिक टर्म्स। समझ आई बात? सो कॉजेटिव फैक्टर्स आर द चेंज इन मटेरियल कंडीशंस। सो सोसाइटी में जो चेंजेस होती है, कॉजेटिव, जिन कॉजेटिव फैक्टर, जिन फैक्टरों से चेंज आती है, आर द चेंजिंग मटेरियल। वो क्या है? वो मटेरियल कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल से ए.आर. देसाई इन हिज बुक द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1947 टेक्स हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ द। तो ए.आर. देसाई ने मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडियन सोसाइटी में यूज किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। द हिस्टोरिकल चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे आए इन टर्म्स ऑफ द चेंजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज हो गए उतनी क्या हुई? इंडियन सोसाइटी में चेंजेस हुई। बात आई समझ? सिंपल कंसेप्ट। यानी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होंगे तो सोसाइटी चेंज होगी। ये मेन टेम्परामेंट है किसका? मटेरियलिज्म का। जैसे आप सिंपल, मैंने आपको पिछली बार भी बताया, मार्क्स कहता है जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है, इसी तरह से इकोनॉमी सोसाइटी में है। इकोनॉमी जब चेंज होगी तो पूरी बॉडी चेंज होगी। ब्लड चेंज होगा, ब्लड खराब हो गया किसी का, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ब्लड अच्छा रहा, उसके सेल्स ठीक रहे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, जितना उनका डेवलपमेंट होगा उतना बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सेम इज द केस इंडियन, ये मार्क्स पर्सपेक्टिव में। द सोशल स्ट्रक्चर एंड द इंस्टीट्यूशंस आर सीन रूटेड इन द प्रोडक्टिव रिलेशंस। इन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रक्चर जो इंडियन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया 6 इंस्टीट्यूशन से बनता है: फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी। ये 6 इंस्टीट्यूशन जब साथ में काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम अलग अलग फिर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। आर सीन एज रूटेड इन प्रोडक्टिव रिलेशंस। वो कहता है इनके बीच में जो इंडियन सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल स्ट्रक्चर है, ये प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्टिव हम किसको बोलते हैं? प्रोडक्टिव हम बोलते हैं रिच है। कि इंडियन सोसाइटी फैमिली सिस्टम, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडिया का ये जो सोशल स्ट्रक्चर है और इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रोडक्टिव रिलेशंस, यानी इनकी आपस में रिलेशंस बहुत अच्छी है, रिच रिलेशंस है, ठीक है। फैमिली यहाँ बनाती है मैरिज, मैरिजेस की वजह से फैमिलीज बनती है, फैमिलीज में सोशलाइजेशन होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिखाती है। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था मिडिवल सोसाइटी में, तो ये इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन यहाँ सोशल कंट्रोल दिखाता था। तो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, सोशल स्ट्रक्चर था, वो बहुत रिच था। रिच मतलब वो प्रोडक्टिव था, वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो हमारे सोसाइटी को फंक्शनल बनाता था। द डायनेमिक कंसेप्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन चेंजिंग द प्रोडक्टिव रिलेशंस। अगर इंडियन सोसाइटी को चेंज होना है, डायनेमिक मतलब चेंज, स्टैटिक मतलब रुकना, आल्सो बेस्ड ऑन चेंज। अगर प्रोडक्टिव रिलेशन चेंज होंगे, मतलब अगर फैमिली मैरिज, यानी कि फैमिली हमारा जॉइंट सिस्टम था, वो न्यूक्लियर में चेंज हो गया, तो एकदम से उसमें क्या आएगा? चेंजेस। रिलीजन में भी चेंजेस आएंगे। तो अगर यहां चेंजेस लानी है इंडियन सोसाइटी में, तो यहां किस में चेंज लानी है? प्रोडक्टिव रिलेशन, जो रिलेशन इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में है, उसमें चेंजेस आएंगे, तभी इंडिया की सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कैथलीन कॉग जो है, एंड कैथलीन कॉग ने एक लिखा है इन द कॉन्टेक्स्ट, इसने इसमें काम किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट एंड क्लास नेक्सस। यहाँ का कास्ट और क्लास नेक्सस कैसा है,
वो कैसे चलता है, कास्ट अगर चेंज होगा, यहाँ का कास्ट क्लास चेंज होगा तो कास्ट चेंज होगा, क्लास और कास्ट जो उनके बीच में नेक्सस है इंडियन सोसाइटी में वो कैसा, उस पर इसने काम किया था। यूज्ड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, इसने भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव किया था फॉर जनरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। यानी कैथलीन कॉग ने जब इंडियन सोसाइटी में कास्ट एंड क्लास का नेक्सस समझा था, उसने कौन सा पर्सपेक्टिव यूज किया था, उसने भी कौन सा पर्सपेक्टिव यूज किया था, उसने भी मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज किया था। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज वाइल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यहां की सोसाइटी को समझने के लिए सुप्रीमेसी इज गिवन टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यहां आपको समझना है इंडियन सोसाइटी को थ्रू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, तो आपको प्राइमरी फोकस किस पे करना है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हमारी सोसाइटी है कश्मीर सोसाइटी, कश्मीर सोसाइटी में क्या है, यहाँ प्राइमरी आपको देना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहाँ इकोनॉमी सबसे ज़्यादा किससे जनरेट होती है। जैसे साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, तो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स में हॉर्टिकल्चर नहीं है, वहाँ लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं मार्केट्स में, ठीक है, बाहर काम करते हैं। तो आपको ये समझना है कि यहाँ इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, किससे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव समझने के लिए आपको प्राइमरी फोकस पहले करना है यहाँ का इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ लोग पैसा सबसे ज्यादा किससे कमाते हैं। कल्चर इज सीन एज रूटेड इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं इकोनॉमी की वजह से आपका कल्चर बनता है, कि आप अगर अमीर होंगे तो आपका कल्चर अमीर जैसा होगा। क्यों, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आप अगर गरीब होंगे, पुअर, तो आपके पास जब पैसा कम होगा, जैसा आपके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वैसा आपके पास कल्चर होगा। ठीक है, आई बात समझ। यानी इकोनॉमी ही रिलीजन बनाता है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं इकोनॉमी की वजह से ही रिलीजन बनता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, फिर ये इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी को, उनको बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था, बेसिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, लॉज, मतलब जैसा जो सुपर स्ट्रक्चर आपकी सोसाइटी में बनेगा वो डिपेंड करेगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इकोनॉमी कैसी है आपके देश में, उसी तरह से लॉज बनेंगे आपके, उस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम आपका होगा, उस तरह से आपका रिलीजन सिस्टम होगा, उस तरह से आपका फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, वो सारा उसी तरह से बनेगा जिस तरह से आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, यानी बेसिक क्या है, बेसिक इकोनॉमी है। सो कल्चर इज सीन एज रूटेड इन द इकोनॉमिक, दिस आल्सो अमाउंट्स टू रिजेक्ट फॉर प्योर इंडोलॉजिकल व्यूज एंड फॉल्टी इंटरप्रिटेशन जनरेटेड। सो इसने क्या किया था, इसने रिजेक्ट किया था जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आया था कि इंडियन सोसाइटी का अगर आपको समझना है तो आपको पुराने टेक्स्ट समझने होंगे, तो उसकी रिजेक्शन किसने की थी, मार्क्सिस्ट अप्रोच ने। सोसाइटी इज सीन, इसने क्या कहा, अगर आपको सोसाइटी को समझना है तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझने, क्या सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, यानी मटीरियल कैसा था इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी इज सीन एज सिस्टमैटिक टर्म्स, आपको सिस्टमैटिक टर्म्स में देखना होगा सोसाइटी को, कॉन्फ्रेंटिंग टू द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। एग्जांपल, मार्क्स विलेज स्टेट एम्फसाइजेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशो पॉलिटिकल सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क रिलेशन बिटवीन वोन अराउंड द लैंड। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में अगर आपको देखना होगा, आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखना होगा, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करनी होगी। इंडियन विलेजेस को अगर आपको स्टडी करना, आपको मोर एम्फसाइज, जोर देना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशो पॉलिटिकल सेटअप, यहाँ का सोशो पॉलिटिकल सेटअप क्या था, लेकिन ऑन द बेस ऑफ नेटवर्क रिलेशन, यहां नेटवर्क रिलेशन, आपके रिलेशंस लैंड के साथ क्या थे, कि अगर आप लैंड ओनर है तो आप रिच क्लास के थे, अगर आप लैंड आपकी नहीं थी तो आप पुअर क्लास के थे। ठीक है, उसके अलावा इंडियन सोसाइटी इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और आपको उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी देखना है। इंडियन सोसाइटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता था तो किसकी वजह से होता था। एंड मिनी सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सीन एज एक्सप्लोरेटिव, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए थे जो जिनसे क्या होता था, जिनसे गरीब लोग जो पुअर क्लास थे उनका क्या होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके पे जुल्म होते थे। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यू, वो किसके लिए बनाए गए थे, उनसे फ्यू लोगों को फायदा था। जैसे यहाँ जजमानी सिस्टम था, अगर आपने जजमानी सिस्टम पढ़ा होगा, इंडियन सोसाइटी में एक सिस्टम था जिसको बोला था जजमानी सिस्टम। एक रिच क्लास क्या करता था, एक अमीर आदमी क्या करता था, वो किसी गरीब को लेता था 1 साल के लिए, 1 साल के लिए वो उसको कुछ पैसे देता था, 1 साल के लिए उनके घर में पैसा वो काम करता। जहाँ पिछले मूवीज़ में आपने देखा होगा, उसके बाप ने उनसे कर्जा लिया था, फिर वो चुका नहीं पाया। वो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो उसमें भी वो वैसा ही है, उसके बाप ने कर्जा लिया, फिर वो चुकाता है बेचारा फिर। ठीक है, इसी तरह से इंडियन लैंड सिस्टम में एक सिस्टम था जिस गांव में, जिसको बोलते हैं जजमानी सिस्टम। तो जजमान, इनको हम बोलते हैं, इनको हम कमीन्स बोलते हैं उसमें।
ये इन लोगों को सर्विसेज देते थे, ठीक है। फिर इनको ये कुछ देते थे जैसे घी, राइस, खाना, ठीक है, तो ये चीज़ें देते थे इनको। लेकिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते थे ये अमीर लोग जो हैं ये इन्होंने डेवलप किया था, क्या, जजमानी सिस्टम, किसके लिए, इन पे जुल्म करने के लिए और अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, खुद रिच होने के लिए ये लोग इनको क्या करते थे, ये एक्सप्लोरेट यानी यहाँ एक्सप्लॉइटेशन होती थी इसकी, ठीक है। समझ आई बात। For example, Jajmani system was interpreted as a cohesive and explorative instrument by the Marxists like Gerlin, Dooney and Bremen ने कहा था A.R. Desai was a critical of the pure nature of harmonious and cooperative nature of, तो A.R. Desai was critical, इन्होंने इस पे क्रिटिसिज्म किया था कि आप बोल रहे हैं सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी वो हारमोनियस थी, वहाँ कोई लड़ाई नहीं थी, वहाँ लोग अच्छे से रह रहे थे, यहाँ कॉलोनियलिस्ट्स बोलते थे इंडियन विलेजेस आर रिपब्लिक, वो रिपब्लिक है, वो खुद डिसीजंस लेते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ लोग अच्छे से रह रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं विलेजेस में रहते हैं, वो इसके क्रिटिकल थे। उन्होंने कहा नो एंड कोऑपरेटिव नेचर ऑफ इंडियन, सो इनका कोऑपरेटिव नेचर है नहीं, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ भी उनका एक्सप्लॉइट होता है, वहाँ भी लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, वहाँ कुछ लोगों को जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। Similarly, various village studies and a number of them compared in the book Rural Sociology in India 1959 assessed various other social institutions from the Marxist point of view। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया गया फ्रॉम द मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, जैसे जजमानी सिस्टम ये एक्सप्लॉइट कर रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे पंचायत सिस्टम इससे कुछ लोगों को फ़ायदा जो अमीर लोग हैं, तो हर किसी चीज़ को इंडियन सोसाइटी में फिर क्या किया गया, मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव से स्टडी किया गया, ठीक है। उसके मेजर क्रिटिक्स भी हैं बहुत सारे, जैसे आप देखोगे कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये इग्नोर करता है रिलीजन कल्चर को, पीपल और रिलीजन ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस, ये सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करता है, इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कल्चर, रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इन चीज़ों को ये सेकेंडरी में इंपॉर्टेंस देता है। इसका मेन पॉइंट है कि सारा सिस्टम जो सोसाइटी में चलता है वो इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम सारा चलाता है सोसाइटी का सिस्टम, सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी की चेंजेस वो लाती है, वो सारा कौन लाता है, मटेरियल यानी इकोनॉमी लाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को इस चैनल से कुछ अच्छे वीडियोस कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ साथ कुछ कमेंट्स भी लिखिए और खासकर लाइक भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।